अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस बैरक के ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे हो सकते थे। यहाँ असला भी यकीनन होगा। ये सब खदशात मेरी नज़रों के सामने थे। इसके बावजूद मैं अकेला इस इसराइली मिलिट्री पोस्ट पर कब्ज़ा करने के ख्वाब देख रहा था। ये ख्वाब नहीं देख रहा था, बल्कि मैंने अटैक करने का फ़ैसला कर लिया था। अपने प्लान के मुताबिक मुझे पोस्ट की बैरक की एक भी जानब से आकर हमला करना था। मैं एक तरफ नीचे को खिसक गया। जब मैं जंगली झाड़ियों की ओट में आ गया तो मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। यहाँ गड्ढे भी थे। मैं उनमें से तेज़ी से गुजरता, चारों तरफ से चौकस और पीछे भी निगाह डालता। थोड़ी देर बाद बैरक के एक भी हिस्से में आया तो देखा कि दूर से मुझे जो झाड़ियाँ नजर आ रही थीं वो अंगूर की बेलें थीं, जिन्हें लकड़ी के खंभों पर छतरियाँ डालकर चढ़ा रखा था। मैं झुककर एक जगह बैठ गया। इन अंगूर की बेलों के पीछे मिट्टी के बने हुए 3 क्वार्टर नुमा कमरे थे, जिनके आगे सैन में एक फौजी कैंप काट पर बैठा मशीन गन के बैरल को तेल से साफ कर रहा था। मैं एक पल के लिए बिल्कुल बुत बन गया। मैंने सांस रोक लिया। ये मिलिट्री पोस्ट के संतरियों के क्वार्टर थे। उनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती थी, क्योंकि मुझे अभी तक कोई इसराइली औरत या बच्चा वहाँ दिखाई नहीं दिया था। एक जर्द रंग की भीड़ अंगूरों की बेलों से चक्कर लगाती मेरी तरफ आ गई और कम बखत सीधी मेरे सर के साथ आकर टकराई। मैंने अपने सर को झटक दिया। ऐसा करने से मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ निकल गई जैसे किसी ने हल्की सी छींक मारी हो। इस आवाज़ ने सहन में बैठे फौजी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। उसने गर्दन घुमाकर अंगूर की बेलों वाले खंभों की तरफ देखा। मैंने अपने आप को तेज़ी से झाड़ी की ओट में कर लिया था। सिपाही मुझे दिखाई दे रहा था, मगर वह मुझे नहीं देख सकता था, क्योंकि यहाँ कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी। इसलिए इसराइली संतरी ने कोई ख़ास ख्याल न किया। मैं ज़मीन पर खिसकता पोस्ट के ऑफिस के पीछे निकल आया। मैं यहाँ इसराइली सिपाहियों की नफरी का अंदाज़ा करना चाहता था। कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मेरी जानिब ऑफिस की एक भी खिड़की थी जो बंद थी। बरामदे के फर्श पर फौजी बूटों की ठक ठक सुनाई दी। किसी ने हल्का सा कहका लगाया। इसके बाद टाइपराइटर की टिक टिक की आवाज़ आना शुरू हो गई। एक बात तय थी कि यहाँ इस वक्त 4-5 से ज़्यादा फौजी नहीं हैं। मैं पीछे की तरफ खिसकने लगा। मेरा प्रोग्राम सामने की तरफ जाकर हालात का जायजा लेने का था। मैं खिसकता खिसकता अंगूर की बेलों वाले खंभों की तरफ आ गया। अचानक मेरे पीछे कोई कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। मैंने पलट कर देखा। एक कुत्ता मुझसे थोड़ी दूर मिट्टी की एक ढेरी के ऊपर खड़ा मेरी तरफ देखकर भौंक रहा था। यह मेरी मौत का पियाम था। साइलेंसर वाला पिस्तौल मेरे हाथ में था। मैंने कुत्ते का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज़ पैदा हुई। गोली कुत्ते के सर में घुस गई और वह वहीं ढेर हो गया। मगर उसकी आवाज़ ने उस इसराइली संतरी को इस तरह मुतवज्जे कर दिया था, जो क्वार्टर के सामने कैंप काट पर बैठा मशीन गन साफ कर रहा था। कुत्ते की आवाज़ अचानक बंद होने से खुदा जाने उसके दिल में क्या ख्याल आया कि वह उठकर अंगूर की बेलों की तरफ आ गया। मेरे पास दौड़ने या किसी दूसरी जगह छुपने का वक्त नहीं था। मैं वहीं लुढ़क कर दूसरी झाड़ी की ओट में जाने लगा तो उसने मुझे देख लिया। यह बड़ी क़यामत की घड़ी थी। मैंने उसे हलाक से आवाज़ निकालने की मोहलत ना दी। मोहलत कैसे देता? मैं उसे हलाक भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह मेरी ज़िंदगी और मौत की लाइन के दरमियान आ गया था। यहाँ हम में से किसी एक को मरना था। ज़िंदगी उसके हिस्से में आती है जो पहल करने में उजलत से काम लेता है, और ये काम मैंने कर दिया। मेरे पिस्तौल से दूसरी गोली निकलकर उसके दिल में घुस गई। वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आ गया था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वो शोर मचाकर मुझे पकड़वा सकता था। और इसराइली फ़ौज की कैद में जाने का मतलब एक भयानक और अजियतनाक मौत के सिवा मेरे लिए और कुछ भी नहीं था। जर्मन पिस्तौल की गोली ने इस संतरी के जिस्म में आग भर दी थी। वो वहीं दोहरा होकर गिरा। मैं उछलकर उसके ऊपर जा गिरा और उसका हलक दबा दिया। मेरा चेहरा उसके सफ़ेद होते चेहरे के ऊपर था। उसकी आंखें चढ़ चुकी थीं। खून उसके सीने से उबल उबल कर रेत में जज्ब हो रहा था। वो मर गया। मैंने उसे वहीं छोड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर क्वार्टरों की तरफ देखने लगा। क्वार्टरों पर गहरी खामोशी छाई थी। मिलिट्री पोस्ट के ऑफिस में से टाइप की टक टक की अभी तक आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं उठा और भाग कर ऑफिस की एक भी खिड़की के पास दीवार से जा लगा। मेरी पुश्त दीवार के साथ लगी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बंद खिड़की के पेड़ पर उल्टे हाथ का दबाव डाला। वो थोड़ा सा खुल गया। हैंड ग्रेनेड मेरी मुट्ठी में था। मैंने उसका पिन निकाला, उसे आहिस्ता से अंदर लुढ़काया और खुद 5 कदम दूर जाकर छलांग लगाई और रेत पर ऊँधे मुँह जा गिरा। फिर हाथों से सर ढांप लिया। एक धमाका हुआ।
मेरे ऊपर से कोई शय सही के साथ उड़ती हुई निकल गई। मैंने सर उठाकर पीछे देखा, जहाँ मिलिट्री पोस्ट का ऑफिस था वहाँ अब धुएं का बादल चकराता हुआ ऊपर को उड़ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि किसी इंसानी चीख की आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद ऑफिस में 2-4 इसराइली सिपाही थे, उनके पर खच्चे उड़ गए थे। मैं झुका झुका मिट्टी के क्वार्टरों के पीछे से होकर मलबे का ढेर बने ऑफिस के सामने आया तो देखा कि छत का आधा हिस्सा दरवाजे पर गिरा पड़ा था। आग नहीं लगी थी क्योंकि 4 दीवारी मिट्टी की थी। सामने ट्रक और जीप उसी तरह खड़े थे, कहीं कोई गार्ड नहीं आ रहा था। मैंने जीप में बैठकर उसे स्टार्ट किया और वहां से तेजी के साथ निकल गया। मिलिट्री पोस्ट से निकलकर शहरी रास्ते में आते ही मैंने रफ्तार तेज कर दिया और अंधाधुंध मशरकी सिमत में बढ़ने लगा। मेरे दिल में सिर्फ यही एक मकसद था कि जैसे भी हो मशरकी रुख पर जितनी दूर निकल सकूं निकल जाऊं। जीप फौजी थी, यह मेरे लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकती थी, लेकिन इस वक्त वो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थी। गाड़ी के टैंक में पेट्रोल भरा हुआ था। जीप के डैशबोर्ड में सिवाय एक इब्रानी ज़बान के अखबार और एक पेज कस के और कुछ नहीं था। यह मुझे कतई तौर पर इल्म नहीं था कि आगे क्या है, और यह कि कहीं मैं किसी फौजी कैंप के इलाके में तो नहीं पहुंच जाऊंगा। मेरी जीप शहरी रास्ते पर उड़ी जा रही थी। बादल छड़ रहे थे और कहीं कहीं से धूप की किरणें नीचे उतरने लगी थीं। हवा गर्म हो गई थी, रेत भी खुश्क हो चुकी थी। जिस रेतली सड़क पर मेरी जीप भागी जा रही थी वो बस मेरी जीप जितनी ही चौड़ी थी। कभी ऊंचान आ जाती और कभी ढलान। टीले पीछे रह गए थे। मिलिट्री पोस्ट से मैं काफ़ी आगे निकल आया था। मुझे महसूस हुआ कि जिस रेतले रास्ते पर मेरी जीप भागी जा रही थी वो अब जैसे रेत में मादूम हो गया था। यहाँ ज़मीन सख्त हो गई थी, गोया मैं पथरीली ज़मीन वाले उजाड़ सहरा में आ गया था। पथरीली ज़मीन होने की वजह से जीप को धचके लगने लगे थे। ये कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। मैं फिर भी आगे बढ़ता गया। मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी। यह सारा इलाका वीरान और गैर हमवार था, कहीं कोई जंगली झाड़ी तक नज़र नहीं आती थी। बादल काफ़ी छट गए थे और धूप में तपिश आ गई थी। इस ख्याल से दिल बैठने लगा कि कहीं मैं सहरा में तो नहीं भटक गया। दूसरी जंग अजीम की कई ऐसी कहानियां मैं पढ़ चुका था कि अपने यूनिट से बिछड़कर कोई सिपाही सहरा में रास्ता भूल गया और फिर उसके अंजाम का किसी को इल्म ना हो सका। सहरा बड़ा जालिम है। एक बार आप सहराई टीलों की भूल भलियों में फंस गए तो फिर आपकी किस्मत में सिवाय प्यास के एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरने के और कुछ नहीं होता। हर टीला एक जैसा है। आप एक जगह चक्कर काटने लगते हैं और हर बार फिर कर वहीं आ जाते हैं। मुझे भी यही धड़का लगा था कि कहीं मेरा अंजाम भी तो एक अंदोहनाक सहराई मौत तो नहीं है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैंने जीप की रफ्तार तेज कर दिया। संगलाख, बंजर और सियाह पथरीले टीलों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैदान पत्थरों से अटा हुआ था। मैं जीप को इधर उधर से घुमाता रास्ता बनाता चला जा रहा था। सियाह बंजर टीलों के एक दीवार सी मेरे पीछे रह गई थी। उस दीवार के अकम में अचानक एक कड़ाका गूंजा। यह किसी जेट तैयारे का कड़ाका था। मैंने जीप को ब्रेक लगाया और उछलकर दूर पत्थरों के दरमियान लेटकर ऊपर तकने लगा। एक सफ़ेद और नीले निशान वाला जेट तैयारा टीलों की चोटियों के ऊपर बिल्कुल सीध में उभरा। आसमान की वस्तु में जाकर टेढ़ा हुआ और बाएं जानिब गोता लगा कर गया। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो यह जेट तैयारा मेरी तलाश में चक्कर लगा रहा था। जब उसकी आवाज़ दूर जाकर गायब हो गई तो मैं अपनी जगह से उठा। जीप के टायरों को देखा। टायरों की बहुत बुरी हालत हो रही थी। पत्थरों ने उनको उधेड़ना शुरू कर दिया था। मैंने कोई परवाह न की और जीप को आगे बढ़ा दिया। कुछ दूर जाने के बाद मैदान में फैले हुए गोल पत्थरों का सिलसिला कम हो गया और मैंने रफ्तार तेज कर दिया, मगर जीप के टायरों ने अब जीप को जैसे जकड़ लिया था। वो धड़धड़ा रहे थे। आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक मकाम पर पहुंचकर जीप का एक टायर फट गया। धमाका हुआ और जीप एक तरफ से उछलकर नीचे गिरी और मैं उछलकर बाहर जा पड़ा। उठकर जीप के टायरों को देखा, वो बुरी तरह से फट गया था। बाकी टायरों का भी यही अंजाम होने वाला था। अगरचा जीप के पीछे 2 फालतू टायर लगे थे, मगर उनका अब कोई फायदा नहीं था। धूप की हुद्दत की वजह से इर्द गिर्द के बंजर टीले तप रहे थे। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। मुझे प्यास भी तंग कर रही थी। मैंने जीप को धक्का लगाकर एक टीले के साय में कर दिया कि ऊपर से आसानी के साथ देखी न जा सके, और खुदा का नाम लेकर पैदल ही आगे रवाना हो गया। जब ये ख्याल आया कि मैं इस संगलाख सहरा में भटक गया हूँ तो दिल बैठने लगता। ज़मीन सख्त थी, जैसे रेत जम रही हो। पत्थर चारों तरफ बिखरे पड़े थे।
कहीं कोई साया नहीं था। धूप खूब चमकने लगी थी। आसमान पर बादल का कहीं नामो निशान तक नहीं था। एक फरलांग चलने के बाद ही मैं पसीने से शराबोर हो गया और हलक खुश्क पड़ने लगा। मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी। मेरी जेब में रखा हुआ इकलौता हैंड ग्रेनेड भी गर्म होकर तपने लगा था। इस डर से कि कहीं यह सख्त तपश की वजह से अपने आप न फट जाए, मैंने उसे जेब से निकाला, गौर से देखा और एक पत्थर के करीब ज़मीन पर रख दिया। मुझे भूख प्यास बर्दाश्त करने की मशक थी। थकान भी इतनी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन इस खदशे से परेशान था कि मुझे मेरी मंजिल का इल्म नहीं था। यह बात वाज़ेह नहीं थी कि मैं किस तरफ को जा रहा हूँ और क्या आगे कोई बस्ती भी आएगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ के सहरा हज़ारों मुरब्बा मील फैले हुए थे और यहाँ पैदल चलना तो मौत को गले लगाने वाली बात थी। अपने क्याफे के मुताबिक अगर मैं इसराइल की शुमाल मशरकी सरहद की तरफ जा रहा था तो फिर आगे या तो यरूशलेम या फिर जेरिको शहर ही हो सकता था। ये दोनों बड़े शहर उर्दन की सरहद के करीब वाक़ थे, मगर मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता था कि मेरा रुख इन दो शहरों की तरफ ही है। हैंड ग्रेनेड को मैंने पत्थरों के नीचे छुपा कर रखा और आगे चल पड़ा। प्यास बढ़ रही थी। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे और धूप तेज हो गई थी। पथरीले टीले तप रहे थे। मैं खुदा के भरोसे चला जा रहा था। यूं ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए काफ़ी दिन गुजर गया। सूरज मगरब की तरफ उतरने लगा। प्यास से नढाल हो रहा था। सहरा के दश्तो वैराने भी अपने अंदर एक तलस्सुम का सिलसिला रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ बड़ा मुसाफिर अचानक ऐसी जगह पहुँच जाता है जिसका उसे वहम गुमान तक नहीं होता। मैं सर झुकाए बाहें लटकाए कदम कदम जैसे रेंगता हुआ पत्थरों के संगलाख वैराने में चला जा रहा था कि बाएं जानिब एक नशेब नमूदार हुआ। मैंने उस तरफ निगाह की तो पहले मुझे यकीन न आया। आंखें मलकर गौर से देखा तो ये मेरा वहम नहीं था। नशेब में कुछ दूर दरख्तों के झुंड खड़े थे। ये दरख्त खजूरों के थे। मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मैं उस झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। बहुत जल्द थक कर बैठ गया। मेरा सांस फूला हुआ था। मैं हाँफ रहा था। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर बेताबी से उठा और दरख्तों की तरफ दौड़ पड़ा। यह एक छोटा सा नखलिस्तान था। खजूरों के झुंडों के नीचे ठंडे साए में शफाफ और ठंडे पानी का एक चश्मा बह रहा था। मैंने चश्मे में छलांग लगा दिया और जानवर की तरह उसमें पलटे खाने लगा। मैंने सैर होकर पानी पिया, बाहर निकलकर रेत पर गिरी पड़ी खजूरों को धोकर खाया और खुदा ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद वहाँ दरख्तों की ठंडी छाँव में एक तरफ लेट गया। इंतहाई थकन के बाद दम को आराम मिला तो नींद ने गलबा किया। जल्दी से आंखें खोल दी। यहाँ गाफिल होकर सोना ठीक नहीं था। किसी वक्त भी दुश्मन यहाँ पहुँच सकता था। मैं किसी बाकायदा रास्ते पर नहीं चल रहा था, बल्कि रास्ता बनाता हुआ चल रहा था। जब शाम का झटपटा रात के अंधेरे में समा गया और आसमान पर चांदी के जेवरों जैसे सितारे निकले तो मैंने महसूस किया कि पथरीली ज़मीन की जगह रेतली ज़मीन शुरू हो गई है। मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे टीले शुरू हो गए थे जिन पर जंगली झाड़ झंकार उगा था। सहरा में रात को हमारे शहरों में ऐसा अंधेरा नहीं होता। यहाँ सितारों की रोशनी में एक धुंध सी चारों तरफ फैल जाती है जिसमें हर शय नजर आ जाती है। मैं रेत के दो टीलों के दरमियान से गुजर रहा था कि अचानक फिजा में ऊँट के उपनों की मखसूस बू महसूस हुई। यह सहरा की खास बू होती है जो इस बात की अलामत होती है कि या तो आसपास कहीं कोई काफिला पड़ाव डाले हुए है और या कोई गांव करीब है। मैं चौकन्ना हो गया। फोंक फोंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ा। टीलों के दर्रे से बाहर निकला तो सामने खुले मैदान में रोशनी नजर आई। मैं वहीं रुक गया। यह रोशनी लालटेन की थी जो ज़मीन से कोई 10 फुट ऊंची किसी शाय से लटकी हुई थी। वहाँ 2-4 मट्टी के मकान बने हुए थे। कुछ दरख्तों के झुंड भी दिखाई दे रहे थे। यह कोई छोटा सा गांव था। जिस रास्ते पर मैं चला जा रहा था वह उस गांव के सामने से होकर गुजरता था। दूसरा रास्ता टीले के ऊपर जाता था। मैं गांव में जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। चुनाचे टीले वाले रास्ते पर हो लिया। टीले की रेत नरम थी और मुझे ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। टीले के ऊपर पहुंचा तो नीचे घूर कर देखा। नीचे एक गहरी खाई थी। मैं वहीं रेत पर बैठ गया। अगर बेध्यानी में नीचे उतरता तो खाई में लुढ़क सकता था। वहीं से पीछे हो गया और टीले से उतर आया। सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। आखिर यही फैसला किया कि जैसे भी हो गांव से कुछ फासले पर रहते हुए आगे निकल जाऊंगा। मैंने कदम बढ़ाया ही था कि अपने पीछे भारी कदमों की चाँप सुनाई दिया। पलट कर देखा तो एक ऊँट बिल्कुल मेरे सर पर पहुंच चुका था। मैं उछलकर दूसरी तरफ जा गिरा। ऊँट पर इंसानी हैवला बैठा नजर आ रहा था।
اس نے اونٹ کی باگیں کھینچ لیں اور عبرانی میں پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور ذرا سا کھانس کر بولا، میرا نام جیروم ہے، راستہ بھول گیا ہوں۔ صحرا میں یہ کون سا گاؤں ہے؟ روشنی دے کر ادھر جا رہا تھا۔ وہ آدمی اونٹ کو بڑھا کر ذرا آگے آیا اور بولا، میرا گھر اسی گاؤں میں ہے، میرا نام اشکول ہے، میرا یہاں انجیر کا باغ ہے، تم آج رات میرے مہمان ہو، آؤ میرے ساتھ ہے۔ پہلے تو خیال آیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، پھر سوچا کہ بھاگنے سے اسے شک پڑ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اسلحہ بھی ہو، اور یہ پیچھے سے فائر کر دے تو کیا میں اسے گولی سے اڑا دوں۔ یہ بھی اچھا نہ لگا کہ ایک آدمی مجھے اپنا مہمان بنا رہا تھا اور میں اسے یوں ہی ہلاک کر ڈالوں۔ اس وقت مجھے بہت سی معلومات حاصل کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ یہ آدمی مجھے کم از کم یہ ضرور بتا سکتا تھا کہ یہ علاقہ کون سا ہے اور اس کے آگے کون سا شہر ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے اونٹ کے ساتھ ساتھ نشیبی گاؤں کی طرف چلنے لگا، لیکن میرا ایک ہاتھ جیب کے اندر پستول پر مضبوطی سے جمع تھا۔ اس آدمی کی داڑھی تھی، اس کی آواز مضبوط تھی، عمر 40 کے قریب لگتی تھی۔ اس نے اسرائیلی کاشتکاروں جیسا لباس پہن رکھا تھا، سر پر اسرائیلی خاص ٹوپی تھی۔ میری داڑھی جو فرنج کاٹ تھی اب اپنی حدود سے بڑھ گئی تھی۔ میں بڑی روانی سے عبرانی بول لیتا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں بھی کیے جا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم خوش قسمت ہو جو ادھر آ نکلے، ورنہ صحرا میں بھٹکا ہوا آدمی کبھی زندہ واپس نہیں آتا۔ لالٹین والے مکان کے احاطے میں پہنچ کر وہ اونٹ سے اتر آیا۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں سے خالص یہودیوں کے انداز میں مجھ سے معنقہ کیا اور کسی عورت کو آواز دیا، روتھ دیکھو مہمان آیا ہے، انجیر کا مشروب اور روٹی لے آؤ۔ ہم لالٹین کی روشنی میں کچے مکان کے آنگن میں لکڑی کی بوسیدہ میز کے آمنے سامنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ روشنی میں اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمک رہا تھا، کالی داڑھی گھنی تھی، آنکھوں میں عقابی روشنی تھی۔ اس نے کاندھے سے سیاہ کمبل اتار کر رکھ دیا اور میری پھٹی ہوئی قمیض کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، لگتا ہے تمہیں صحرا میں راستہ بھولے کئی روز ہو گئے ہیں۔ میں نے جوتے اتار کر ایک طرف کر دیا اور اپنے تھکے ہوئے پاؤں کو ہاتھوں سے سہلاتا ہوا بولا، میں 3 روز سے اس ویرانے میں بھٹک رہا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ تم سے ملاقات ہو گئی۔ جنگلی کھجوریں کھا کر گزارا کرتا رہا، پیچھے ایک نخلستان میں سارا دن پڑا رہا کیونکہ وہاں پانی تھا۔ اشکول اپنی داڑھی کو کھجاتے ہوئے مسکرایا اور میز پر ہاتھ رکھ کر بولا، جیروم تم نوجوان ہو مگر صحرا ظالم ہے، وہ نہ بوڑھا دیکھتا ہے نہ نوجوان، پانی کے بغیر تو 3 دن صرف اونٹ ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر روت کو آواز دی۔ کوٹھڑی کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، ائی چچا۔ اشکول بولا، روت میری بھتیجی ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، ایک بڑا بھائی ساؤل ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہی رہتا ہے، کھیتی باڑی میں میرا ہاتھ بٹاتا ہے۔ پھر پلٹ کر سوال کیا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم صحرا میں راستہ کیسے بھول گئے، کیا تم اکیلے ہو؟ میں نے ایک فرضی کہانی پہلے ہی سے ذہن میں تیار کر رکھی تھی۔ میں نے اسے بڑے اعتماد کے ساتھ سرسری انداز میں بتایا کہ میں یروشلم سے اپنے ایک دوست کے پاس اس کے قصبے میں آیا تھا، شام کو اکیلا ہی شہر کو نکل کھڑا ہوا اور راستہ بھول گیا۔ اس نے قصبے کا نام پوچھا تو میں بوکھلا سا گیا کیونکہ قصبے کا فرضی نام میں نے نہیں سوچا تھا۔ سر کھجاتے ہوئے کہا کہ یاد نہیں رہا، دراصل میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، یروشلم میں میرا فرنیچر کا کاروبار ہے۔ اشکول نے فضا میں ہاتھ جھٹک دیا اور بولا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں یہاں سے اگلے گاؤں پہنچا دیں گے، وہاں سے جیریکو کی طرف بسیں چلتی ہیں، تم جیریکو پہنچ کر دوسری بس لے کر یروشلم پہنچ جانا۔ اتنے میں کوٹھی کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قد لڑکی ہاتھ میں چنگیر اور تام چینی کی رکابیاں لیے بہہ رہی ہے۔ لالٹین کی روشنی اس کے چہرے پر بکھری سیاہ زلفوں کو صاف نمایاں کر رہی تھی۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور بولی، چچا یہ تو کوئی نوجوان شہری ہے۔ اشکول زور سے ہنس پڑا، روت کے ہاتھ سے چنگیر اور رکابیاں تھام کر گویا ہوا، اس کا نام جیروم ہے، یروشلم میں اس کی فرنیچر کی دکان ہے، یہ صحرا میں بھٹک گیا تھا، خوش قسمت ہے کہ مجھے مل گیا۔ ارے انجیر کا مشروب کہاں ہے؟ روت نے گردن ایک طرف ڈھلکئی اور بولی، چچا کیا مشروب ضروری ہے؟ اشکول نے دونوں ہاتھ میز پر جمائے اور سر کو پیچھے کی طرف کر کے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا اور بولا، یہ ستارے میرے دوست ہیں، اس سے پہلے کہ یہ آسمان سے نیچے ٹپک پڑے میں انجیر کے مشروب سے اپنے مہمان کی خاطرداری کرنا چاہتا ہوں۔ روت ہنس کر بولی، مہمان کی یا اپنی چچا، اور بھاگ کر اندر چلی گئی۔ اس نے دیہات کی اسرائیلی لڑکیوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، اس کی آواز بڑی گہری اور خیال انگیز تھی۔ اشکول نے آواز دی،
रोथ सऊल अगर सो गया है तो उसकी चप्पल ले आओ, मेहमान के जूते फट गए हैं। मैंने जल्दी से कहा, चाचा इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इनकी मरम्मत करवा लूँगा। एशकोल ने चंगेर में से मकई की एक रोटी और खुश्क गोश्त का एक टुकड़ा और थोड़े से अंगूर निकाल कर रकाबी में डाले और मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, मेहमान की खातिरदारी हमारा फ़र्ज़ है। सऊल मेरा भतीजा है, उसकी चप्पल तुम्हारे पाँव में पूरी उतरेगी, उसका कद काठ बिल्कुल तुम्हारे जितना है। मैं खामोश हो गया। साइलेंसर वाला पिस्तौल मेरी जेब में था। ये एक मशकूक असलिया था। इसकी वजह से मेरे मेज़बान को मुझ पर शक हो सकता था, क्योंकि आम हालात में कोई आदमी पिस्तौल के आगे साइलेंसर नहीं लगाता। मैंने फैसला किया कि मौका पाते ही साइलेंसर निकाल कर फेंक दूंगा। फिर सोचा कि साइलेंसर बहुत काम दे सकता है। मैं अभी खतरे से बाहर नहीं था, दुश्मन के मुल्क में था और किसी भी वक्त मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। रोथ ने मशरूब लाकर मेज़ पर रख दिया। मकई की रोटी और गोश्त के टुकड़े देखकर मेरी भूख चमक उठी। मैं रोटी खाने लगा। एशकोल ने मुझे मशरूब पेश किया। मैंने इंतहाई इनकसारी से मदरत पेश कर दिया। उसने मुझे मजबूर न किया। रोथ मेरे लिए रेत में दबे हुए मटके में से ठंडा पानी ले आई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और गिलास ले लिया। वो मुस्करा दिया। लालटेन की रोशनी में वो बड़ी पुरस्कार लग रही थी। उसने अपने चचा को बताया कि उसका भाई सौल सो गया है और उसकी चप्पल नहीं मिल रही है। एशकोल ने मेज़ पर हाथ मारा और गुस्से में बोला, मेरे मेहमान के लिए मेरी चप्पल लाओ। रोथ ने आहिस्ता से नाराज़गी का इजहार करते हुए सर को झटका दिया और अंदर चली गया। वो दोबारा वापस आई तो उसके हाथ में चमड़े की चप्पल थी। उसने चप्पल मेरे पास लाकर रख दिया। मैंने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया। वो जमा ही लेती कोठड़ी की तरफ चली तो एशकोल ने कहा, मेहमान के लिए साहिबान के नीचे बिस्तर लगा दो और मेरा कंबल भी डाल देना। फिर मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, रात को सहरा में सर्दी हो जाती है। वो खाने के दौरान इधर उधर की बातें करता रहा। कभी यरूशलेम के बारे में पूछता कि अब उस शहर की कितनी आबादी हो गई है। कभी कहता कि मैं 2 बार यरूशलेम गया हूँ। एक बार नफरत से सर झुकाकर कहने लगा, यरूशलेम में फ़लस्तीनी अरब मुसलमानों का वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम देख लेना, हम एक न एक दिन उन सब को उर्दन में धकेल देंगे। हमें 4000 साल बाद वतन नसीब हुआ है। फिर एकदम से उसने सवाल किया, जेरोम तुम्हारे माँ बाप कहाँ के हैं? तुम्हारा इब्रानी लहजा यरूशलेम के यहूदियों का नहीं है। मैं अंदर से घबराया मगर ऊपर से बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, मेरी पैदाइश इंग्लिस्तान में हुई थी। 11 जमातें मैंने वहीं पास की। मेरे बाप की वहाँ एक ग्रोसरी शॉप थी। रोथ ने कोठड़ी के दरवाजे के पहलू में जो साइबान सा बना हुआ था और जहाँ सूखी घास के गट्ठे पड़े थे, सियाह रंग का एक कंबल वहाँ रख दिया और बोली, चचा तुम्हारे मेहमान के लिए बिस्तर लगा दिया है। वो अंदर चली गया। उसका चचा मूड में था। खुदा जाने किस सदी की बातें सुना रहा था। कभी फ़लस्तीनी अरबों को कोसना शुरू कर देता, कभी उर्दन के शाह को बुरा भला कहता। मैं सोच रहा था कि यहाँ मुझे बेसुध होकर सोना चाहिए या नहीं, कहीं किसी आफत में तो नहीं फंस जाऊंगा। इस वक्त कहीं जा भी नहीं सकता था। बातों ही बातों में मैंने एशकोल से यह मालूम कर लिया था कि जेरिको वहाँ से कितनी दूर है और वहाँ से यरूशलेम को बसें किस किस वक्त निकलती हैं। अगरचे उसने पेशकश की थी कि वो मुझे खुद अगले कस्बे में छोड़ेगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। इसी उधेड़ बन में मुझे भी नींद आने लगी। एशकोल भी अब बातें करते करते थक गया था और उसका सर बार बार एक तरफ को ढलक जाता था। मैंने उसे कहा कि वो अब सो जाए। एशकोल उठा और शब बखैर कहते हुए लड़खड़ाता हुआ कोठड़ी में चला गया। लालटेन उसी तरह लकड़ी के खंभे के साथ लटक रही थी। मैंने उसकी बत्ती नीची कर दी। आसमान सितारों से भरा हुआ था। हवा ठंडी हो गई थी और शबनम गिरने लगी थी।